नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपने अपनी दिवाली को एंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प नंबर बी देखिए। इसके अंतर्गत कहा गया है कि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इसके प्रबंध काव्य हैं, तो यही यहाँ पर असत्य कथन दिया गया है। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाता है, क्योंकि हमें असत्य कथन ही छांटना था। आइए जो सत्य कथन है उनको देख लेते हैं। भूषण जी के विषय में कहा गया है कि इनकी कविता वीररस प्रधान है, बिल्कुल सही है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया था, यह भी सही है। और रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, यह भी सही कथन है। चलिए आगे की व्याख्या देख लेते हैं। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण ये एक अलंकार निरूपण है। इसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और संकर नामक अलंकार, कुल 105 अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें शिवाजी के चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। वहीं छत्रसाल दशक के महाकवि भूषण जी के द्वारा रचित एक प्रशस्ति परक काव्य है, जिसमें 10 कवितों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व कोश समझना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहनी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। आगे देख लेते हैं। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 ईस्वी में मिस्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने किया है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस रचना के संदर्भ में कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन बिहारी सतसई के विषय में कहा है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें रसवादी मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र ध्वनिवादी कवि। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई 713 दोहों की मुक्तक रचना है। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो आपको याद रखना है 713 दोहे में ये एक मुक्तक रचना है, जिसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इनके आधार ग्रंथ गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती एवं अमरूक शतक माने जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। वहीं पदम सिंह शर्मा कहते हैं कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर स्थापना और तर्क दिए गए हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये बिल्कुल स्थापना यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है। आइए तर्क देख लेते हैं। यह समता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी, तो यह तर्क भी यहाँ पर सही दिया गया है। इसके अनुसार हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भी हमें स्थापना और तर्क दिया गया है, इसको देख लेते हैं। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी।
तो स्थापना यहाँ पर सही दी गई है। तर्क देख लेते हैं। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता नहीं है? तो यहाँ पर आपका स्थापना और तर्क दोनों ही सही दिए गए हैं, तो विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त कथन ये किसके विषय में कहा है? तो ये आलम के विषय में कहा है। विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि आलम प्रेमोन्मुक्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। आलम की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। माधवानल कामकंदला ये प्रेमाख्यानक काव्य है। सुदामा चरित, श्याम स्नेही, आलम केली। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, इस्कलता, विरह लीला, कोकसार, कृपाकंद, यमुना यस इत्यादि। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक। वहीं रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति ये ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। घनानंद ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 के बीच स्वीकार किया जाता है। घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किया है। उपर्युक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्भ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त जो मत दिया गया है ये किस कवि के विषय में है? तो यह जो मत है ये देव कवि के विषय में कहा गया है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के विषय में कहते हैं कि कविता इनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतीराम के विषय में कहा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण कवि के विषय में कहा है कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, यानी कि असत्य जो है पंक्ति वो हमें ढूंढनी है इसमें। विकल्प नंबर बी देखिए। कवित रत्नाकर आधांत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है और यही हमारा सही कथन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि असत्य पूछा गया था। आइए जो सही है इनके विषय में वो देख लेते हैं। कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, यह भी सही है। और श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, यह भी इनके विषय में सही दिया गया है। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति ये कवित रत्नाकर है। इनके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित्त हैं जिसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में कुल 74 कवित्त हैं जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद हैं जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद हैं जिसमें राम कथा का चित्रण है। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद हैं जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई
न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। तो यह काव्यांश, इस काव्यांश के जो रचनाकार हैं वो भिखारी दास है। विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में तथा रचना काल 1725 से 1760 तक माना जाता है। भिखारी दास जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रसारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश, शतरंज सतिका इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।